नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का प्रश्न पत्र, जो दिनांक 31 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें अलग से 10 प्रश्न पूछे गए थे जो राजभाषा से संबंधित था, जो ऑप्शनल प्रश्न था। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मात्र 50 प्रश्नों को हल करेंगे और इसका अगला पार्ट हम लोग यानी कि पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें से बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। और जब वीडियो का दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अगर इस पूरे प्रश्न पत्र का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपको इस पूरे प्रश्न पत्र का पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हु ऑथराइज आईआरईसी अब्लिक आईआरईसी, यानी कि इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड और इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल को किसने अधिकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आईआरईसी इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड का दो पार्ट होता है, यानी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसको वॉल्यूम 1 को R1 के नाम से जानते हैं और वॉल्यूम 2 को जो है R2 के नाम से जानते हैं। R1 और R2। उसी तरह से IREM यानी कि इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल और मैनुअल 1 और इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2, इसका भी दो पार्ट होता है, लेकिन इसको किसी भी शॉर्ट नाम से नहीं जानते हैं। तो प्रश्न आपका किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि R1 से किसको जाना जाता है, तो इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड 1 को, और R2 से किसको जानते हैं, तो इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड 2 को जानते हैं। और इसका प्रश्न एक का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। प्रश्न संख्या 2 समझेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 2 है, हु इज द ऑथोरिटी टू इंटरप्रेट द रूल गिवन इन आईआरईसी अब्लिक आईआरईएम। इसका हिंदी में प्रश्न पढ़ते हैं, आईआरईएम में दिए गए नियमों की व्याख्या करने का अधिकार कौन रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास ही वो पावर है कि इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड और इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि किसी नियम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, नेक्स्ट प्रश्न है, थ्री फुल फॉर्म ऑफ IRSEE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया रहे, यानी कि देखिए यहाँ पे ज्यादा डिफरेंट नहीं है सी और ऑप्शन डी में, यहाँ पे बस इंजीनियर्स कर दिया है और यहाँ पे इंजीनियर है। तो अगर किसी परीक्षा के ऑप्शन में ये एस नहीं लगा रहा है और सिर्फ ये इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो ये भी राइट आंसर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे काफी क्लोज है, तो इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, डिफिनीशन ऑफ गैजेटेड पोस्ट हैज, यानी कि जो राजपत्रित अधिकारी का पद होता है उसका परिभाषा क्या है? तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, यानी कि अपॉइंटमेंट इज मेड बाय नोटिफिकेशन इन गैजेटेड ऑफ इंडिया, यानी कि नियुक्ति भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाती है। ये डिफिनीशन हो गया गैजेटेड पोस्ट का, यानी कि राजपत्रित अधिकारी का जो पद होता है उसका परिभाषा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे हम लोग, सुपरमनरी पोस्ट इज जनरली क्रिएट फॉर, यानी कि जो अतिरिक्त पद होता है वो आमतौर पर किसके लिए बनाया जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अतिरिक्त पद जो होता है वह
जनरली तौर पे दो ही तरह से बनाया जाता है। जब कोई कर्मचारी अपना मूल पद से डिकेटराइज हो जाता है, यानी कि अनफिट हो जाता है, एक उस समय सुपरनरी पोस्ट बनाया जाता है। और दूसरा, जब किसी कर्मचारी का पद है और उसको सरेंडर कर दिया जाता है, यानी कि उस पद को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया जाता है, तब ये अधिसंख्यक यानी कि अतिरिक्त पद बनाया जाता है। और यह पद जो होता है यह निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है, यानी विशिष्ट समय अवधि के लिए, अनिश्चित अवधि के लिए नहीं बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन संख्या 6 है, इन रेलवे पावर टू मेक रूल फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ लाइन विथ। रेलवे में ग्रेड के लिए नियम बनाने की शक्ति सी और ग्रुप डी स्टाफ के साथ रहता है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि रेलवे बोर्ड को ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद को बनाने का पावर जो है वह रेलवे बोर्ड के पास रहता है। 7 नंबर प्रश्न संख्या है, प्लेसमेंट कमिटी इज फॉर्म फॉर। प्लेसमेंट समिति का गठन निम्न के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि जो प्लेसमेंट कमेटी होता है उसका गठन किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्लेसमेंट कमेटी का गठन जो होता है वह ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, हु हैज द पावर टू प्रमोट ग्रुप सी स्टाफ टू ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट। यानी कि ग्रेड को बढ़ावा देने की शक्ति किसके पास है। यहाँ पे देखिए इसका जो है गूगल ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी अनुवाद सही से नहीं हुआ है। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो ग्रुप सी पद होता है उससे ग्रुप बी पद में प्रमोशन करने का पावर किसके पास रहता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जनरल मैनेजर यानी कि महाप्रबंधक के पास होता है कि वह ग्रुप सी से ग्रुप बी में प्रमोशन दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, फुल फॉर्म फॉर LDCE। यानी कि देखिए फुल फॉर्म LDCE, इसका फुल फॉर्म होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, L फॉर लिमिटेड होता है, D फॉर डिपार्टमेंटल होता है। तो लिमिटेड है यहाँ भी, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लिमिटेड है, डिपार्टमेंटल है, सी से कॉम्पिटिटिव होता है और ई से एग्जामिनेशन होता है। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से होता है एक GDC। तो GDC का फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। L फॉर होता है लिमिटेड और G फॉर होता है जनरल। यहाँ पे GDC और LDC में मैं कुछ ब्रीफ कर देता हूँ कि LDC किसको कहा जाता है। LDC का अर्थ होता है कि यह एग्जाम जो होता है लिमिटेड, यानी कि इसमें जो लिमिटेड LDC की जो वैकेंसियां निकलती है उसमें लिमिटेड डिपार्टमेंटल यानी कि सीमित विभाग के कर्मचारी ही LDC में भाग ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि किसी स्टेशन मास्टर के पद की वैकेंसियां LDC के तहत निकाली गई है, तो उसमें सिर्फ स्टेशन मास्टर जो हो वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो उस स्टेशन मास्टर के LDC वैकेंसी में सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के ही पॉइंट्समैन या कमर्शियल डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं। यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल के कर्मचारी ही इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि लिमिटेड यानी कि सीमित विभाग के कर्मचारी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। बल्कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी GDC का अर्थ होता है जनरल सामान्य, यानी कि अगर कोई वैकेंसियां वहीं अगर स्टेशन मास्टर की वैकेंसियां GDC के तहत निकाली गई है तो जितने भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, यानी स्टेशन मास्टर 42 लेवल 6 में आता है, तो लेवल 6 से नीचे जितने भी कर्मचारी हैं चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट के हैं, वो सभी कर्मचारी जो है GDC में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे LDC और GDC क्या होता है। प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पे किन देशों के राष्ट्रीयता रखने वाले लोग भारतीय रेलवे सेवा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी कि कौन कौन से देश है जिसके
नागरिक जो हैं वह रेलवे के वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि भारत के नागरिक तो कर ही सकते हैं, नेपाल के नागरिक भी कर सकते हैं, भूटान के नागरिक भी कर सकते हैं, तिब्बती शरणार्थी जो होते हैं वो भी कर सकते हैं, और कुछ अन्य देशों के PIO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 11 है, फ्लोइंग वर्ड इज नॉट यूज इन ओथ ऑफ एलिगेंस। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग निष्ठा की शपथ में नहीं किया जाता है। तो 11 नंबर के राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रोमोटनेस। ये हो जाएगा तत्परता, जिसको हिंदी में बोला जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, आर्टिकल 311 यानी 311 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 311 किससे संबंधित है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर DAR, यानी कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल 311 में ही दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 द्वारा शासित अप्रेंटिस उसके सेवा अनुबंध में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़ के उसकी सेवा नोटिस पर समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगी। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अगर कोई अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंदर अप्रेंटिस में काम कर रहे हैं तो उसके सेवा को अगर समाप्त करना है तो 1 सप्ताह के नोटिस देकर उसके सेवा को समाप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। फुल फॉर्म है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDDTI, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसी तरह से एक होता है ZD, तो यहाँ पे अगर ZD रहे तो जोनल डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर देखेंगे हम लोग, कर्मचारी लाभ निधि के सभी व्यय समिति द्वारा या IREC खंड के नियम के प्रावधानों के तहत विधिवत नियुक्त उप समिति द्वारा अधिकृत किए जाएंगे। यानी कि जो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है वो IREC के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 8 के अंतर्गत आता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है जिसके तहत कर्मचारियों के बच्चे को 1500 रुपया प्रति माह कोई टेक्निकल डिग्री करने के लिए दिया जाता है, या कोई कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन होता है, वह स्टाफ बेनिफिट फंड के अंतर्गत ही किया जाता है। वह IREC वॉल्यूम 1, मैं अभी बताया था कि IREC के वॉल्यूम 2 होता है, एक वॉल्यूम 1 होता है, वॉल्यूम 2 होता है। तो IREC के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 8 में ही स्टाफ बेनिफिट फंड मेंशन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि IREC खंड के नियम के प्रावधानों के तहत विधिवत नियुक्ति उप समिति द्वारा अधिकृत किए जाएंगे। किस नियम में किया जाएगा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रूल 808 में। यहाँ पे दिया हुआ है, ए मेंबर ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड, SBF का फुल फॉर्म होता है स्टाफ बेनिफिट फंड कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर 1 year अनलेस ही इज रिमूव्ड बाय द जनरल मैनेजर या रिजाइन बट शैल बी एलिजिबल फॉर रीनोमिनेशन ऑफ री इलेक्शन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टाफ बेनिफिट फंड समिति का एक सदस्य 1 वर्ष तक पद पर बना रहता है या जब तक कि उसे महाप्रबंधक द्वारा नहीं हटाया जाए। यहाँ पे बता दें कि स्टाफ बेनिफिट फंड के जो भी सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए रहता है, या उससे पहले महाप्रबंधक यानी कि GM महोदय द्वारा नहीं हटाया जाए, या वह इस्तीफा नहीं दे दे, लेकिन वह पुनः नामांकन या पुनः चुनाव के लिए कब पात्र होता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पुनः 1 वर्ष के बाद जो है वह पुनः नामांकन या पुनः चुनाव के लिए पात्र हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या हम लोग समझेंगे, ले ऑफ मीन्स क्या होता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ले ऑफ। ले ऑफ जो होता है, यह जो फैक्ट्री होता है रेलवे के अंतर्गत, जो फैक्ट्री अधिनियम होता है उसके अंतर्गत कोयले, बिजली या कच्चे माल की कमी के कारण किसी कर्मचारियों को रोजगार देने में विफलता या मना करना या असमर्थता। देखिए, ले ऑफ का हिंदी होता है छटनी करना,
यानी स्टाफों को छटनी करना। सपोज कीजिए कि किसी फैक्ट्री में कुछ स्टाफ काम कर रहा है, उसमें से अब छटनी करना है। अब किस बेस पे छटनी करना है, यानी कि अगर उस फैक्ट्री में कोयला या बिजली या कच्चे माल की कमी हो गया और अब उस कंपनी में इन कच्चे मालों के कमी के कारण कोई काम नहीं है, तो काम नहीं है तो मजदूरों को बैठा के तो कोई पैसा देगा नहीं। इस कारण से अगर उस मजदूरों को हटाना है यानी छंटनी करना है, तब उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ले ऑफ। ये हो गया एक ले ऑफ। और एक और छंटनी होता है, यानी कि अगर उस फैक्ट्री का मालिक जो है वह जानबूझकर किसी कर्मचारी से अनबन होने के कारण वो चाहता है कि मैं इस कर्मचारी को हटा दूं, तो वह छटनी करना जो है एक अलग प्रकार की छटनी होता है। तो आपको ले ऑफ का छटनी करना समझ गए होंगे कि अगर किसी कच्चे माल की कमी होगी तब छटनी किया जाएगा तो उसको ले ऑफ कहा जाएगा। और अगर किसी से अनबन हो गया है और उसको हटा देना है तब छटनी किया जाएगा, तो वहां ले ऑफ वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 18। कैंटीन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड एंड मेंटेन बाय ऑक्युपायर फॉर द यूज ऑफ वर्कर्स वेयर इन मोर देन वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। श्रमिकों के उपयोग के लिए अधिभोगी द्वारा कैंटीन उपलब्ध कराने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें आमतौर पर, यहाँ पे सीधा आपको कहूँ कि अगर किसी कर्मचारी में किसी फैक्ट्री में कैंटीन की स्थापना करना है तो उस फैक्ट्री में कितने कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। 250 कर्मचारी होंगे तो उस फैक्ट्री में एक कैंटीन का होना आवश्यक है। अगर 500 कर्मचारी होंगे तो उस फैक्ट्री में एक एम्बुलेंस, सपोज वेलफेयर इंस्पेक्टर की होना आवश्यक है। और अगर 1000 कर्मचारी हैं किसी फैक्ट्री में तो उसमें एक एम्बुलेंस का होना अति आवश्यक है। तो ये कुछ प्रश्न है, याद कर लिए। 250 कर्मचारी पे एक कैंटीन होता है, 500 कर्मचारी पे एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है, 1000 कर्मचारी पे एक एम्बुलेंस होता है और 500 कर्मचारी पर एक सेफ्टी ऑफिसर का पद भी होना चाहिए एक फैक्ट्री में। प्रश्न संख्या है, कर्मचारी सुरक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों का संरक्षण करना है। 19 का राइट आंसर है डी नंबर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम इज टू बी प्रिजर्व द एम्प्लॉय, यानी कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये तीनों जरूरी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 20 नंबर। एक रेलवे कर्मचारी जिसका रोजगार गहन या निरंतरण है, उसे कम से कम इतना घंटा का साप्ताहिक विश्राम दिया जाना चाहिए। इसको मैं आसान तरीका से बताऊंगा। ए रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इन इंटेंसिव या कंटिन्यूअस शैल बी ग्रांटेड ए वीकली रेस्ट यू नॉट लेस देन कंटिन्यूअस वर्क। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे आपको रेल में जितने भी प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं उनको 4 प्रकार में बांटा गया है। एक को इंटेंसिव, एक को कंटिन्यूअस, एक को ईआई और एक को एक्सक्लूडेड बोला जाता है। जिसमें से इंटेंसिव और कंटिन्यूअस, इंटेंसिव जो होता है ये काफी तनाव मुक्त तनाव वाले कार्य होता है इसका, और कंटिन्यूअस का जो एक सप्ताह में विश्राम अवधि है वह 30 घंटे का होता है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। और जो ईआई होता है उसको 24 घंटे का रेस्ट मिलता है 7 दिनों के बाद, जिसमें से एक फुल नाइट का होना अति आवश्यक है। इसमें भी 30 घंटे में एक फुल नाइट यानी फुल इन बेड नाइट यानी एक रात जो है पूर्ण रूप से मिलना चाहिए इस 30 घंटे के रेस्ट में। क्वेश्चन संख्या है 21। इन ईच स्टेशन या अदर एस्टेब्लिशमेंट ए कॉपी ऑफ चैप्टर इतना ऑफ द एक्ट एंड HW एंड PR 2005 इन इंग्लिश, हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज वर डिस्प्लेड इन कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस। प्रत्येक स्टेशन या अन्य प्रतिष्ठानों में अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में अधिनियम और HW और PR 2005 के अध्याय की एक प्रति एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित की गई थी, यानी होनी चाहिए।
तो इसका राइट आंसर 21 का सी नंबर हो जाएगा। मैं आपको इसको बता दूं, हल कर दूं, काफी लंबा प्रश्न है। इसका चैप्टर 14 जो होता है वह रेलवे का जो आवर्स एंड वर्क रूल होता है 2005, उसी का एक चैप्टर है। यानी कि इसको हर एक स्टेशन पे इस चैप्टर का प्रति जो है एक रहना चाहिए, लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। प्रश्न संख्या है न्यूनतम वेतन अधिनियम कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। स्थायी रास्ते के निर्माण या रख रखाव के कर्मचारियों पर जो होता है न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू नहीं होता है। प्रश्न संख्या 23 है रेल सेवा आचरण नियम 1966 में निर्धारित किस नियम के तहत एक रेल कर्मचारी को राजनीतिक दल का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो राजनीतिक रेल सेवा आचरण नियम है उसमें कुल 26 नियम बनाए गए हैं। रेल सेवा आचरण नियम में कुल 26 नियम बनाए गए हैं, जिसमें से नियम 5 जो है वह राजनीतिक में भाग लेने से मना करता है। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। 5 यानी 5 से आप समझ गए होंगे किसका संबंध है। अगर पंजा आप निकालेंगे तो पंजा किससे संबंधित है, तो नियम 5 यानी कि राजनीतिक से संबंधित है और राजनीतिक दल का सदस्य बनने में प्रतिबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 है यदि किसी रेलवे कर्मचारी ने ईओएल का लाभ उठाया है और अनुपस्थिति की कुछ अवधियों को पिछले आधे वर्ष के दौरान डाइज नॉन के रूप में माना गया है, तो क्रेडिट को 1/10 या ऐसे ईओएल की अवधि या डाइज नॉन विषय में कम कर दिया जाएगा। अधिकतम कितना दिन कम कर दिया जाएगा? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कर्मचारी डाइज नॉन जो अनुपस्थित रहा है और उस अनुपस्थित पीरियड को डाइज नॉन माना गया है, तो 6 महीने पिछले आधे वर्ष के अर्थ हो गया कि 6 माह। तो 6 माह के अवधि के अर्थ हो गया, तो डाइज नॉन में रहने के बाद कर्मचारियों का जो होता है 1/10 या ऐसे ईओएल के अवधि। मैं आपको बता दूं कि कोई भी कर्मचारी अगर लगातार 6 माह तक अनुपस्थित रह जाता है या ईओएल में रहता है जिसको डाइज नॉन माना जाता है, तो 6 माह में कुल 180 दिन होता है। तो उसको प्रत्येक 10 दिन अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका एक एलपी जो होता है वह कम कर दिया जाता है, और अगर 18 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसका एक हाफ एलपी कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से 1/10 को करेंगे तो 180 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 होता है। यानी कि इस अनुसार 18 एलपी उसका कम होना चाहिए, लेकिन किसी भी कर्मचारी के 6 माह में अधिकतम 15 एलपी ही उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, इसलिए अधिकतम जो है 15 एलपी कम कर दिया जाएगा। अगर आप इसको समझ गए हैं वो तो अच्छा, नहीं तो आप कमेंट करेंगे, मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न क्या है प्रथम कैट की स्थापना कब हुई थी? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1/11/1985। प्रश्न संख्या है 26 ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारियों को प्रथम श्रेणी ए ड्यूटी पास मिलता है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए सही। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो ग्रुप बी जो होते हैं वो राजपत्रित यानी कि गैजेटेड अधिकारी होते हैं, और रेलवे में अगर कोई भी गैजेटेड है, चाहे ग्रुप ए है चाहे ग्रुप बी है, उनको ड्यूटी पास जब भी मिलेगा उनको प्रथम श्रेणी ए पास, यानी कि इनको प्रिविलेज पास भी फर्स्ट क्लास ए पास मिलेगा, इसलिए इनको ड्यूटी पास भी फर्स्ट प्रथम श्रेणी ए पास मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न संख्या 27 है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सौदेबाजी विधि, यानी कि बार्गेनिंग मेथड जो है न्यूनतम मजदूरी तय करने का तरीका नहीं है। प्रश्न संख्या 28 है एसएलपी का पूर्ण रूप क्या होता है? विच इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलपी? तो एस से होता है स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि स्पेशल एल फॉर लीव और पी फॉर पिटीशन, तो स्पेशल लीव पिटीशन। प्रश्न संख्या 29 है केंद्रीय कर्मचारी लाभ निधि समिति के सचिव कौन होते हैं? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर
हु इज द सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमिटी। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं जो जीएम के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि जो सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड होता कमिटी होता है वो जोनल लेवल पे बनाया जाता है, और उसका जो सेक्रेटरी होते हैं वो एक वेलफेयर वेलफेयर ऑफिसर होते हैं जो जीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वह पीसीपीयू होते हैं। और ये यहाँ पे जो है अगर यही डिविजनल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी रहता तो उसका सेक्रेटरी जो हो जाते हैं वह एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं जो डीआरएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और इसका डिवीजन लेवल पे जो अध्यक्ष होते हैं वह सीनियर डीपीओ होते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 है, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण कक्षा आधारित कहाँ आयोजित किया जाता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बड़ोदरा में, यानी कि नायर जो होता है वहां पे कार्मिक विभाग के सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कराया जाता है। क्वेश्चन संख्या है 31, एंटीसिपेटेड वैकेंसी फॉर नेक्स्ट मंथ आर कंसीडर फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट। यहाँ पे देखिए रेलवे में दो ही प्रकार के पोस्ट होता है, एक सिलेक्शन पोस्ट होता है और एक नॉन सिलेक्शन पोस्ट होता है। तो जब भी किसी सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसियां की जाती है या नॉन सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसियां किया जाता है तो एंटीसिपेटेड वैकेंसी का अर्थ हुआ जाता है कि अगले महीने, तो कितने अगले महीने की वैकेंसी को लिया जाता है। तो याद कर लीजिए कि अगर नॉन सिलेक्शन पोस्ट है तो इसमें 12 महीने के अगले महीने की वैकेंसियां को लिया जाता है, और अगर यही सिलेक्शन पोस्ट रहता है तो उसमें 15 माह के वैकेंसी को, यानी कि मान लीजिए कि कोई नॉन सिलेक्शन पोस्ट पर वैकेंसी करनी है तो आगे के कितने महीनों की वैकेंसी को देखना है कि कितने पद खाली हो रहा है। तो नॉन सिलेक्शन करना है तो आगे के 12 महीने के पद को देखना है, और सिलेक्शन कर रहे हैं तो आगे के 15 महीने के। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 32 है, क्या कोई हटाया गया रेलवे कर्मचारी एसबीएफ फंड की बैठक में भाग ले सकता है। कैन ए रिमूव्ड रेलवे एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ एसबीएफ कमेटी। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा नो, यानी कि कोई रिमूव हो गया है, रेलवे से कर्मचारी रिमूव कर दिया गया है डीएआर एक्शन के तहत, वह एसबीएफ के कमेटी में भाग नहीं ले सकता है। क्वेश्चन संख्या 33 है, नेम ऑफ द ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी फॉर रेलवे। रेलवे का जो ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल है उसका क्या नाम है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि निवारण। प्रश्न संख्या है 34, द मिनिमम वेजेज एज फिक्स अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 मस्ट बी रिवाइज एट लिस्ट वंस इन। यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत तय की गई न्यूनतम मजदूरी को कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। कितने साल में एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 5 साल में एक बार जो है रिवाइज करना चाहिए। क्वेश्चन संख्या है 35, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सिलेक्शन बोर्ड। तो कोई भी अगर सिलेक्शन बोर्ड का गठन करना है तो उसमें मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, यानी गेस्टेड अधिकारियों का कितनी संख्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कम से कम 3 अधिकारियों को मिलाकर एक सिलेक्शन बोर्ड की कमेटी का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन संख्या है 36, सूचना के प्रकटीकरण से छूट सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा में उल्लिखित है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जो आरटीआई होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उसमें सेक्शन 8 जो है वह सेक्शन 8 के तहत कुछ ऐसी बात है जिसमें आपको आरटीआई के तहत सूचना प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन संख्या इसमें है 37, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे वेतन की न्यूनतम दरों से कम भुगतान से उत्पन्न होने वाले दावों पर निर्णय लेने के लिए अधिकारित राजपत्र के तहत अधिसूचना द्वारा उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा
डी नंबर, यानी कि कोई भी अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट के पद से कम न हो। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 38 है, स्टाफ फॉलिंग इन द कंटिन्यूअस कैटेगरी आर अलाउड इतने आवर्स रेस्ट एवरी वीक। अगर कोई कर्मचारी कंटिन्यूअस में है तो उनको एक सप्ताह में कितने घंटे का रेस्ट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी नंबर, यानी कि 30 आवर्स। कंटिन्यूअस में हो या इंटेंसिव में हो, एक सप्ताह में 30 आवर्स का रेस्ट होता है। अगर ईआई में है तो उसको एक सप्ताह में 24 आवर्स का रेस्ट दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 39 है, अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ए चाइल्ड इज वन हु हैज नॉट कंप्लीट इज। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चा वह है जिसने अपना काम पूरा नहीं किया है। यानी कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन के वजह से अपना उम्र पूरा नहीं किया है। कितने साल से कम उम्र के बच्चे को जो है वह यहाँ पे चाइल्ड के नाम से जाना जाएगा। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जिसने 14 वर्ष का उम्र कंप्लीट नहीं किया है। क्वेश्चन संख्या 40 है, ज्वाइनिंग टाइम फॉर मोर देन 1000 किलोमीटर बट लेस देन 2000 किलोमीटर। अब कहेंगे कि ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है। तो ज्वाइनिंग टाइम होता है कि अगर किसी कर्मचारी का एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड यानी प्रशासनिक आधार पे ट्रांसफर हो जाता है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे होता है, तो उस कर्मचारी को अपने पुराने स्टेशन को छोड़ के जब नए स्टेशन पे ज्वाइनिंग करना रहता है तो कुछ समय लगता है। तो उसको रेल की तरफ से समय दिया जाता है जिसको ज्वाइनिंग टाइम कहा जाता है। तो अगर उसका ट्रांसफर का जो किलोमीटर है वो 1000 किलोमीटर से अधिक है लेकिन 2000 किलोमीटर से कम है, तो कितने दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 12 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज याद कर लेंगे कि अगर 1000 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर से कम है तो 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अगर 1000 किलोमीटर से कम है लेकिन 1000 किलोमीटर है, यानी इस तरह समझ सकते हैं कि 1000 किलोमीटर तक अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो उसको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। अगर 1000 किलोमीटर से अधिक लेकिन 2000 किलोमीटर से कम होता है तो 12 दिन, और अगर 2000 किलोमीटर से अधिक होता है तो उसको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। तो 10, 12 और 15 होता है। 1000 किलोमीटर तक 10 दिन, 1000 से ज्यादा 2000 से कम 12 दिन और 2000 से ज्यादा 15 दिन। क्वेश्चन संख्या 41 है, रनिंग अलाउंस इज डिस्क्रिप्ड इन विच चैप्टर ऑफ IREM। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के किस अध्याय में रनिंग अलाउंस से संबंधित डाटा दिया गया है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि चैप्टर 9 में। क्वेश्चन संख्या है, रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन केस ऑफ डेट इन परमिसिबल फॉर मंथ। मृत्यु के मामले में रेलवे क्वार्टर को कितने महीने तक अपने पास उस मृत्यु कर्मचारी के परिवार द्वारा रखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 24 मंथ। 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। जनरल मैनेजर हैज द पावर टू ग्रांट इतने ईयर्स ऑफ हॉस्पिटल लीव टू रेलवे सर्वेंट। महाप्रबंधक के पास रेलवे कर्मचारियों को इतने वर्ष की अस्पताल छुट्टी देने की शक्ति है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अनलिमिटेड, यानी कि असीमित समय का पावर जो है महाप्रबंधक के पास है कि किसी कर्मचारी को हॉस्पिटल लीव दे सके। क्वेश्चन संख्या 44 है, फुल फॉर्म ऑफ HRMS। HRMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे देख लीजिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ए नंबर ही 44 का राइट आंसर ए ही हो जाएगा, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन संख्या 45 है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। यानी कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपना पेंशन को कम्यूट करा सकता है। यानी कि कम्यूट कराने का अर्थ हुआ कि अपने पेंशन को कम्यूट करा दे और उतने पेंशन को एडवांस के तौर पे वो पैसा ले सकता है। तो मैक्सिमम जो है 40% पेंशन को कम्यूट कराया जा सकता है। इससे अधिक पेंशन यानी 41% भी अगर कराना चाहे तो नहीं होगा, यानी मैक्सिमम 40% करा सकता है और इससे नीचे करा सकता है, उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है।
और ये 15 साल के बाद जो होता है कम्यूट कराया गया पेंशन फिर से रीस्टोर हो जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कितने साल के बाद जो पेंशन कम्यूट कराया गया है वो पूरा रीस्टोर हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर 15 साल होता है। क्वेश्चन संख्या 46 है, हाउ मच मनी इज रिजर्व फॉर वोमेन एम्पावर्ड थ्रू एसबीएफ, यानी एसबीएफ के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी धनराशि को दिया गया है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे 23 ऑप्शन में दे रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर होता है 28, यानी कि 28। टोटल एसबीएफ में पर हेड कर्मचारियों से 800 रुपये इकट्ठा किया जाता है 1 अप्रैल को। उसमें से महिला सशक्तिकरण के लिए 28 रुपया जो है वो डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन संख्या 47 है, अंडर सीजीए यानी कि कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट, अनुकंपा आधारित जो नौकरी होता है, द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर अदर देन विडो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग ए ग्रुप सी पोस्ट, यानी कि सीजीए के तहत ग्रेड प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता विधवा के अलावा अन्य के लिए है। सी पद के लिए जो है कंपनसेशन ग्राउंड पर क्वालिफिकेशन क्या है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 12 पास। और अगर कोई विडो है तो उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं किया गया है। यह जो है वार्ड के लिए निर्धारित किया गया है, विडो के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। और सीजीए अपॉइंटमेंट के लिए अगर कोई वार्ड यानी कि बच्चे को नौकरी देना है तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक पास होना जरूरी है, लेकिन अगर विडो है तो उसके लिए मैट्रिक पास भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन संख्या 48 है, टीए कम्स अंडर इनकम टैक्स नेट, यानी कि जो टीए ट्रेवलिंग अलाउंस होता है वो आयकर के दायरे में आता है, और आता है तो कितना आता है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि किसी भी स्थिति में नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि जो टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, वह उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन संख्या है, फंक्शन ऑफ SF 14 इज, यानी कि SF स्टैंडर्ड फॉर्म 14 किस लिए जारी किया जाता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, टू गिव चार्ज शीट द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट, यानी कि अगर कोई रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट को चार्ज शीट देना है तो उसके लिए SF 14 जारी किया जाएगा। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये सभी कानून जो होता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, अनुबंध श्रम और विनियमन उन्मूलन अधिनियम 1970, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये था कुल 110 प्रश्न में से हम लोगों ने आज 50 प्रश्नों को हल कर लिया है, और बाकी शेष प्रश्न जो है अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। और अगले पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपके WhatsApp पर इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।